भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ। कितनी सारी सिमिलैरिटीज़ थी इन दोनों मुल्कों के अंदर। भारत आज़ाद हुआ, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ब्राह्मण, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको नहीं बनने दिया गया प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू ने वही सब किया जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं। एक कम्युनिटी का राज, एक कम्युनिटी का कब्जा, एक ही तरह के लोग सब जगह बैठे हुए। धीरे धीरे करके जवाहरलाल नेहरू ने चपड़ासी भी प्राइम मिनिस्टर, चपड़ासी भी उसी जाति का, प्राइम मिनिस्टर भी उसी जाति का, एक ही तरह के लोग सब जगह बैठ गए। यही पाकिस्तान में हुआ। पश्तूनों को कुचला गया, सिंधियों को कुछ भी नहीं दिया गया, और सिर्फ पंजाबी बोलने वाले मुसलमान, जिनको पंजाबी कहा जाता है, पाकिस्तान की तरफ वाले पंजाबी, उन्होंने कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने और उसके 1 साल के बाद महात्मा गांधी की गोली मार के हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में पंजाबियों ने कब्जा किया और जिन्ना को ठिकाने लगा दिया। जिन्ना के ठिकाने लगने के बाद पंजाबियों ने, पंजाबी फ़ौजियों ने, उनके आर्मी रूल ने इस तरीके से पाकिस्तान पर कब्ज़ा किया और पूरी तरीके से एक जाति, एक कम्युनिटी के लोगों ने कब्ज़ा करके रखा। बंगाली मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया, सिंधियों को कुछ नहीं दिया, पश्तूनों को कुछ नहीं दिया, बलोचों को कुछ नहीं दिया। इस तरीके से ये लोग किसी न किसी तरीके से काम चलाते रहे। वही हिंदुस्तान में हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने राजपूतों को कुछ नहीं दिया, और ओबीसी, SC ST उनका तो कोई मतलब नहीं है। बस मुसलमानों को गोद लेने की कोशिश की। एक मुसलमानों को एक तरीके से एक झुंझुना पकड़ा दिया कि बॉलीवुड में मुसलमानों को आगे बढ़ा दिया, मुसलमानों को नाम लिया, हर जगह पर मुसलमानों को बोला गया कि ये है वो है, सिर्फ वोट के लिए। और नेहरू ने भी नहीं सोचा होगा कि मुसलमानों को हम जितना आगे बढ़ा रहे हैं इससे ये लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। नेहरू ने कभी नहीं सोचा होगा कि फिल्म लाइन में हम जिनको आगे बढ़ने दे रहे हैं, कल को ये बादशाह शहंशाह बन जाएंगे मुसलमान, और एक तरीके से हिंदुस्तान पे पूरा का पूरा हक भी दिखाएंगे। लेकिन ये नेहरू की बेवकूफ़ी थी। नेहरू ने अपने लोगों को कुछ ना दे करके, मुसलमानों को थोड़ा बहुत दे करके वोट का इंतज़ाम कर लिया। और महात्मा गांधी को मारने का मकसद क्या था? महात्मा गांधी बनिया थे, गांधी जी जो थे वो बनिया थे। जब वो देख रहे थे यार ये नेहरू कर क्या रहा है, तो नेहरू जी को डर लगा, यार मुझे बनाने वाले तो गांधी जी हैं, इनका क्या किया जाए। अचानक से गांधी जी को गोली मारी जाती है। मारने वाला कौन? ब्राह्मण, नाथूराम गोडसे। प्राइम मिनिस्टर कौन? ब्राह्मण। गोली मारने वाला कौन? ब्राह्मण। इस बात पर कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार के किसका फ़ायदा हुआ? गोडसे का क्या फ़ायदा हुआ? जवाहरलाल नेहरू का फ़ायदा हुआ। जवाहरलाल नेहरू के बीच में आने वाला कोई बचा ही नहीं। सबसे बड़े लीडर के तौर पे जवाहरलाल नेहरू स्थापित हो गए। यही वहाँ पर हुआ पाकिस्तान में। जिन्ना को मार के, जिन्ना को ठिकाने लगाने के बाद वहाँ पर पंजाबियों ने आर्मी रूल कभी किसी तरीके से बहाने से यहाँ वहाँ कई साल निकाल लिए। आज हिंदुस्तान में ब्राह्मणों का एक तरीके से सूर्यास्त हो रहा है। पूरी तरीके से उनका अब हाशिए पे पहुँच चुके हैं। वही हालत पाकिस्तान में अब पंजाबियों की हो रही है। पश्तून उनके खिलाफ़ है, सिंधी उनके खिलाफ़ है, बलोच उनके खिलाफ़ है। बाकी वो वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी तो खैर कोई बात ही नहीं है। इवन कश्मीरी जो POK है वो लोग भी खिलाफ़ हैं। जवाहरलाल नेहरू के प्राइम मिनिस्टर बनते ही 1 साल के अंदर गांधी जी की हत्या हो गई। कभी किसी ने नहीं सोचा। गांधी जी को मारने वाला ब्राह्मण, उस समय का प्राइम मिनिस्टर ब्राह्मण, और उस समय गांधी जी की मौत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना किसको होना था? नेहरू जी को और ब्राह्मणों को। अगर कोई भी नेहरू पे लगाम लगा सकता था तो वो गांधी जी थे। अगर गांधी जी जिंदा रहते तो शायद नेहरू को 2-3 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से हटा दिया जाता।
लेकिन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारकर नेहरू जी का ही काम किया। और कहा जाता है वो तो आरएसएस का था। आरएसएस क्या है? ब्राह्मणों का एक कम्युनिटी, ब्राह्मणों का एक संगठन, जिसका मकसद कोई हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है। ब्राह्मणों के हितों की रक्षा है सिर्फ। इतने साल से इस देश हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इस देश के डीएनए में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि इनका मकसद हिंदू राष्ट्र नहीं है, इनका मकसद ब्राह्मण राष्ट्र है। किसी तरीके से पंडितों का राज बना रहे, शुरू से भी यही बैठे थे, अब भी यही बैठे हैं। राजपूतों ने सर उठाया, राजपूतों को कुचल दिया। किसी और ने सर उठाया, उनको कुचल दिया। सिखों ने सर उठाया, सिखों को कुचल दिया। इन्होंने पारसियों को जब देखा कि यार ये तो थोड़े से पावरफुल हो रहे, तो उनको जोक बनाना शुरू कर दिया। जब रतन टाटा इतने बड़े बिजनेसमैन बन के निकले, टाटा ग्रुप निकला, उनको पीछे करने की कोशिश की गई। सैम मानेकशॉ की ताकत को देखा गया यार पारसी तो बड़े पावरफुल है। तो फिल्मों में इस तरीके की चीज़ें बनाई गई कि यार पारसी तो कॉमेडियन होते हैं, पारसी तो कार्टून होते हैं, उनको एक कार्टून की तरह से पेश किया गया। जब सिखों ने अपनी ताकत दिखाई तो सिखों को कुचला गया। 84 के दंगे हुए, सिखों को दबाया गया, सिखों को कुचला गया। पंजाब को ड्रग्स में पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी ने, ताकि जो सिख कौम है, जो एक ताकतवर कौम है, वो एक तरीके से गजेड़ी नशेड़ी टाइप की कौम बन जाए और रात दिन नशा करके वो लोग पड़े रहें और वो लोग ख़त्म हो जाए। और उसी समय 84 के बाद 2-3 साल के बाद से एक प्लानिंग के तहत सिखों के ऊपर, सरदारों के ऊपर चुटकुले बनाए गए, सिखों को एक कार्टून बनाने की कोशिश की गई। जसपाल भट्टी जैसे कलाकारों को आगे बढ़ाया गया, जहाँ पर फ्लॉप शो जैसे सीरियल बने, जहाँ पर ये दिखाया गया कि सिख तो कार्टून होते हैं, सिख तो जोकर होते हैं। सिख जो है वो सीरियस कौम नहीं है, वो एक कार्टून, एक जोकर कौम है। और सिखों के ऊपर कार्टून बनाना, सिखों के ऊपर जोक बनाना, और ये पंजाब को पाकिस्तान की मदद से ड्रग्स में घुसेड़ दिया गया। पाकिस्तान में पंजाबियों ने एक कम्युनिटी के लोग, जहाँ पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है वहाँ पे रहने वाले मुस्लिम बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले पंजाबियों ने पूरे पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ है, और हिंदुस्तान में पंडितों ने कब्ज़ा किया हुआ है। वो 70 साल से कब्ज़ा करके बैठे, यहाँ पर भी यही हाल है। आज भी 2014 के बाद निज़ाम बदला है, लेकिन आज भी ये लोग हार मानने को तैयार नहीं, कुछ भी करने को तैयार है। ये लोग अपना राज वापस चाहते हैं, पंडितों का राज वापस चाहते हैं, चाहे देश के टुकड़े ही क्यों न करने पड़े। चाइना से भी मिलने को तैयार है, मुसलमानों से भी मिलने को तैयार है, पाकिस्तान के साथ भी मिलने को तैयार है। सिर्फ दूसरों का हक मार के एक कम्युनिटी को देना, ये हिंदुस्तान की असलियत है। हिंदुस्तान की सच्चाई ये है कि यहाँ पर एक जाति के लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं और दूसरे किसी को कुछ नहीं दिया, दूसरे लोगों को सिर्फ कुछ नहीं दिया। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे, जानते नहीं थे, तो उनको पता नहीं था। धीरे धीरे टाइम बीता, 77 में बगावत हुई, मोरारजी देसाई चीफ प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने वापसी की और मोरारजी देसाई को सबक सिखाया। फिर वीपी सिंह ने बगावत की, राजपूतों के ताकत दिखाई, और इस बार वीपी सिंह ने वाकई में पंडितों की हालत ख़राब करके रख दी। वीपी सिंह ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुए, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह की बहुत बहुत भूमिका है कश्मीरी पंडितों के पलायन में, उनकी पिटाई में, उनकी हत्याओं में, उनके बलात्कार में। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि राजीव गांधी की जो हत्या हुई है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वीपी सिंह का थोड़ा बहुत लिंक था। वीपी सिंह ने पंडितों को ख़त्म करने के लिए मंडल कमीशन की शुरुआत की, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। इससे देश के अंदर डिवीज़न हो गया, पंडितों की हालत ख़राब हो गई। दूसरा, कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्म करवाए, ये सब वीपी सिंह के ज़माने में हुआ। तीसरा, राजीव गांधी की हत्या। उसके बाद पंडित इतने घबरा गए कि 14 साल तक इन्होंने इस तरीके का कैंपेन चलाया कि राजपूतों को कुचल के रख दिया, राजपूतों की हालत ख़राब हो गई।
2004 के इलेक्शन में सोनिया गांधी के पैर पकड़ के वीपी सिंह ने मदद मांगी और कहा कि हम कांग्रेस को जिताएंगे, आप हमारी मदद करें। तब जाकर के राजपूत थोड़ा सा वापस ट्रैक पे आए, वरना तो 1990 के बाद से 2004 तक राजपूतों की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। राजपूतों को इतना जलील कभी नहीं किया गया जितना कि इन 14 सालों में किया गया। लेकिन फिर उन्होंने वापसी की। आज राजपूत फिर से धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे कांग्रेस पार्टी है, उनके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस है, उनके पीछे बीजेपी के कुछ लोग हैं जो मोदी को पसंद नहीं करते, वो सब राजपूतों के पीछे है। योगी आदित्यनाथ को ज़बरदस्ती हीरो बनाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, चर्चा में रखा जा रहा है। इस देश की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि शुरू से एक ही जाति के लोगों ने कब्जा किया हुआ है और वही बैठे हुए हैं। अब जब उनकी कुर्सी जा रही है तो वो कुछ भी करने को तैयार है। वही पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये चीज़ वाकई में बड़ी गलत है कि एक कम्युनिटी, एक जाति के लोग ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए हैं और किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, किसी को कुछ दे नहीं रहे। और कोई किसी ने अपने हक को छीना, हासिल किया, या किस्मत से या किसी तरीके से भी कुछ अपना कुछ बन गए, बना लिया, कुछ हासिल कर लिया तो कर लिया, वरना इन्होंने अपनी मर्जी से किसी को कुछ नहीं दिया। सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों ने कब्जा करके रखा है। लेकिन जिसमें दम था, जिसमें काबिलियत थी, वो आगे बढ़े। मुसलमानों ने अपना हक लिया, राजपूतों ने अपना हक लिया, क्रिश्चियंस ने अपना हक लिया, सिखों ने अपना हक लिया, पारसियों ने अपना हक लिया। कोशिश तो बहुत हुई बेईमानी करने की, लेकिन लोगों ने अपना हक, जिनको लेना था उन्होंने अपना हक ले लिया, और जो नहीं ले पाए वो आज कोशिशें कर रहे हैं। तो इस देश की बड़ी कड़वी सच्चाई है जिसको लोग मानने को तैयार नहीं होते।